अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 की डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारे पास है जी बायोलॉजी का पोर्शन। तो इसमें हमारे पास MCQ नंबर 1 है। कहता है कि व्हाट इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन। तो बहुत ही आसान अल्फाजों में आपको बताता हूँ कि देखो, लॉक एंड की मॉडल ने ये कहा कि हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड होता है। ठीक है, जिस तरह एक की जो होती है ना, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है और वो स्पेसिफिक लॉक को ही ओपन कर सकती है। तो लॉक एंड की मॉडल ने जो है वो एंजाइम को जो है वो लॉक एंड की के साथ जो है वो कंपेयर किया है। और इंड्यूस फिट मॉडल ने जो है वो इस स्ट्रक्चर को जो है वो ग्लव और हैंड के रिलेशनशिप के साथ जो है वो कंपेयर किया है। उसने बोला है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जिस तरह एक ग्लव जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और जब हम लोग उसमें हाथ डालते हैं तो वो ग्लव जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू हैंड। तो उसने जो है वो बिल्कुल उसके साथ इस चीज़ को कंपेयर किया है। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 2 में कहता है द सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। तो सेल थ्योरी को हम लोग जो है वो वायरसेस पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमारे पास सेल्स नहीं होते। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। थर्ड में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स भी होते हैं, फॉस्फोडाइग्लिसराइड्स होते हैं, लेकिन फॉस्फोट्राइग्लिसराइड्स नहीं होते। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहते हैं द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड। तो वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है तो उसे जो है वो टोनोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड। तो माइक्रोफिलामेंट में हमारे पास जो है वो एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सिक्स में कहते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो उनमें से जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स की लोकेशन का पूछा, तो ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो इनर लीफलेट पर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेवंथ में कहते हैं लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडिंग बैग्स बिकॉज। तो उनकी हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी की वजह से उनको सुसाइडिंग बैग्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एट्थ में कहता है कि फ्लूडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेज विद। तो हम लोग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो उसकी फ्लूडिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द ग्लाइकोलिपिड्स कंटेंट इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स को हम लोग जो है वो इंक्रीज़ करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट नाइन्थ में कहते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, पैसिव डाइफ्यूजन के प्रोसेस से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। टेंथ में कहते हैं सेल विदाउट अ सेल वॉल इज कॉल्ड। तो ऐसा सेल जिसमें हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट ना हो तो उसे हम लोग जो है वो प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 11th में कहते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंट्रिंसिक प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं और कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 12th में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोसोल। तो साइटोसोल बेसिकली हमारे पास क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को विद इन द सेल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 13 में कहते हैं कि विच सेल स्ट्रक्चर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सेल सिग्नलिंग एंड रिसेप्शन। ठीक है, सेल सिग्नलिंग एंड रिसेप्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 14th में कहता है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेरॉइड्स इन द बॉडी। तो स्टेरॉइड्स बेसिकली हमारे पास जो है वो हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं और ये मेम्ब्रेन को जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 15th में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग टुगेदर द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA। हमारे पास DNA के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 16 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो हमारे पास जो एलेनिन जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। आप लोगों के पास सेकंड चैप्टर में प्रोटीन वाले टॉपिक में जो है वो एक टेबल गिवन होगा। ठीक है, उसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, कुछ एसेंशियल है, कुछ नॉन एसेंशियल है, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें हमारे पास सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो आप लोगों को वो कैटेगरीज का पता हो कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो लाई करता है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से MCQ जो है वो लाजमी आते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 17 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलिसिस। तो जब भी हम लोग स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 18 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो हमारे पास जो है वो ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास जो है वो मोनोसेक्राइड है
और हमारे पास जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। आप लोगों ने मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ पढ़ी होगी कि मोनोसेक्राइड्स जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 19 में कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज हाइड्रोलिसिस। तो जब भी हम लोग लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो ग्लूकोज एंड लैक्टोज बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 20 में कहते हैं कि व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली एक कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स के दरमियान। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 21 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोटियोसोम्स। तो प्रोटियोसोम्स बेसिकली क्या करता है, ये प्रोटीन्स को जो है वो डिग्रेड करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 23 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड, ठीक है, बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स। तो देखो हमारे पास जो है वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन्स का, ठीक है, तो उसमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताओ कि प्राइमरी, टर्शरी और जो कोटेशनरी स्ट्रक्चर होता है उनमें जो है वो कौन कौन सी बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ में इस एमसीक्यू में जो है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 24 में कहते हैं कि विच वन द फॉलोइंग प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द लिपिड्स इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर लिपिड की ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो लिपोप्रोटीन जो है वो अवेलेबल होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 25 में कहता है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच द फैटी एसिड्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम कोएसिटाइल एंजाइम ए। ठीक है, हमारे पास चाहे वो कोएसिटाइल एंजाइम ए से हमारे पास जो है वो फैटी एसिड्स बनते हैं, तो इस प्रोसेस को जो है वो लिपोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एंजाइम कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस के लिए जो है वो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग जो है वो प्रोटीएज कहते हैं, नेम से इंडिकेट कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 27 में कहते हैं कि एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय। तो एनिमल सेल्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्मोसोम्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 28 में कहता है कि विच एंजाइम्स हैज़ ग्रेटर स्पेसिफिसिटी, यूरिएज या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो हमारे पास जो यूरिएज होता है इसकी जो है वो स्पेसिफिसिटी जो है वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू जो है वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्यों? बिकॉज इट कैन बाइंड ओनली टू अ सिंगल सबस्ट्रेट। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 29 में कहता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मॉडल दैट डिस्क्राइब द एंजाइम एज हैविंग द मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स फॉर सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। ठीक है, मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स मतलब ये एलोस्टेरिक साइट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बेसिकली ये एलोस्टेरिक मॉडल हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 30 में कहता है कि विच टाइप ऑफ इनहिबिशन अकर्स व्हेन अ मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द एंजाइम रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी एंड द सबस्ट्रेट कैन नॉट ओवरकम द इनहिबिशन। तो इस मॉडल को जो है वो या इस इनहिबिशन को जो है वो इरिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 31 में कहता है कि विच टाइप ऑफ द फीडबैक इनहिबिशन अकर्स व्हेन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिट्स द फर्स्ट कमिटेड स्टेप ऑफ द पाथवे। तो उसे हम लोग जो है वो एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई थिंक इस टेस्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज़ जो है वो चैप्टर एंजाइम से ही आए होंगे, क्योंकि ये मुश्किल एमसीक्यूज़ देने की वजह यही थी कि लाइक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एंजाइम वाले चैप्टर को काफ़ी लाइट लेते हैं। ठीक है, और ओवरऑल जो बायोलॉजी का हमारे पास पोर्शन था इस टेस्ट के अंदर वो कुछ हद तक डिफ़िकल्ट था। ठीक है, वो इसी वजह से था कि आप लोग आसान चीज़ों को भी लाइट न लिया करो। ठीक है, जिस चीज़ को आप लोग लाइट लेते हो ना, ठीक है, वो फिर आपको लाइट लेने लग जाती है आपके मेन टेस्ट के अंदर। ठीक है, सो लिहाजा आप लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी, किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना। ठीक है, सो चाहे वो बायोलॉजी का सारा चैप्टर हो, सारा उसका सिलेबस हो, या उसमें सिर्फ कोई एक चैप्टर हो, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 32 में कहता है कि विच एंजाइम ग्रुप कैटलाइजेस द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन नाइट्रोजन एंड अदर बॉन्ड्स। ठीक है, बाय मीन अदर देन हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। तो उसके लिए एक एंजाइम होता है लाइजेज उसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्लीवेजेस जितने भी होते हैं वो लाइजेज ही करता है। ठीक है, और लाइगेसिस क्या करता है, वो कंबाइन करता है, चीज़ों को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट 33 में कहता है कि हमारे पास जो है वो ग्लूकोज प्लस 6O2 गिव्स अस 6CO2 प्लस H2O 6H2O प्लस एनर्जी। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन जो है वो उसने यूज़ की है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 34 में कहता है कि गिवन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी
चेंजेस जिसको हम लोग जो है वो डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं कि फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP इज -7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एंड दैट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ग्लूकोज 6-phosphate इज -3.3 किलो कैलोरीज पर मोल। व्हाट इज द डेल्टा जी फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द ग्लूकोज यूजिंग द ATP। तो जस्ट सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है और आप लोगों के पास जो है वो आंसर आ जाएगा -10.6। माइनस इंडिकेट कर रहे हैं आप लोगों के पास, ये देखें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को मैथमेटिक्स के वो सिंपल स्टेप्स नहीं समझा सकता, जस्ट सिंपल आप लोगों ने जो है वो डेल्टा जी के लिए जो है वो दोनों जी वैल्यूज़ को जो है प्लस करना है। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी आ जाएगा फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज जो कि यूज़ कर रहे हैं ATP को। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 35 में कहता है कि विच प्रोसेस इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच द सेल जनरेट एनर्जी फॉर ग्लूकोज। तो हमारे पास जो है वो रिस्पायरेशन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 36 में कहता है कि व्हाट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट डिराइव्स द ATP सिंथेसिस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंड प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो वाटर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 37 में कहता है द एनर्जी यील्ड फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एन ग्लूकोज मालिक्यूल। ठीक है, C6H12O6। तो हमारे पास एट द एंड जो हमारे पास कितनी एनर्जी बनती है, वो 36 से 38 ATPs हमारे पास बनते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 38 में कहता है कि विच मालिक्यूल प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो वो AMP है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मोस्टली स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है वो ATP को जो है वो टिक किया होगा, लेकिन ATP नहीं है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 39 में कहते हैं द प्रोसेस बाय विच द सेल जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम द फैटी एसिड्स। तो उस प्रोसेस को हम लोग जो है बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 40 में कहता है कि व्हाट इज़ द ओवरऑल फंक्शन ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का ओवरऑल फंक्शन ये है कि ये बेसिकली सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एट द एंड जो है वो NADPH प्लस ATPs जो है वो बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 41 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द नेट रिएक्शन ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसका ओवरऑल नेट रिएक्शन आप लोगों ने देखना है, तो आप लोग ऑप्शन ए को देख लो ना यार। ठीक है, नेक्स्ट 42 में कहते हैं कि विच स्प्लिट्स वाटर एंड एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो सिस्टम 2। तो लाइट एनर्जी जो है वो वाटर को स्प्लिट करती है। ठीक है, और उसमें से एक्सट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम 2 में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 43 में कहते हैं कि विच मालिक्यूल इज द एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कौन एक्सेप्ट करता है, RuBp। ठीक है, रुबिस्पो 1 to 5 बिसफॉस्फेट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 44 में कहता है कि व्हाट इज़ द नेट रिएक्शन ऑफ द कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल में हमारे पास क्या होता है कि 6 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करते हैं 6 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर, और एज अ रिजल्ट हमारे पास ग्लूकोज बनता है प्लस 6 मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बन रहे होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल नेट रिएक्शन ऑफ कैल्विन साइकिल। नेक्स्ट 45 में कहते हैं कि हाउ डू वायरसेस रिप्रोड्यूस। ठीक है, वायरसेस जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं जब ये होस्ट सेल की मशीनरी को जो है वो हाईजैक कर लेते हैं। ठीक है, अब मोस्टली लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन ए टिक किया होगा बाइनरी फिशन, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 46 में कहता है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो वायरसेस की स्टडी को जो है वो वायरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 47 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज नॉट एन एनवेलप्ड वायरसेस। इन्फ्लुएंजा वायरसेस, HIV, इब्लू वायरस, ये जो है वो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। ठीक है, लेकिन टोबैको मोज़ैक वायरस जो है ना ये नॉन इन्वेलप्ड वायरस है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 48 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द वायरल जेनेटिक मटेरियल दैट इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट सेल DNA। तो उसे जो है वो प्रो वायरस कहते हैं। ठीक है, जो कि होस्ट सेल DNA के अंदर जो है वो इंटीग्रेट कर जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 49 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ DNA वायरस। तो हमारे पास जो हर्पी वायरस होता है ना, ठीक है, इसमें जो है वो DNA जो है वो होता है एज अ जीनोम। बाकी जो इन्फ्लुएंजा, HIV और इबिनो वायरस है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास RNA होता है। ठीक है, जीनोमिक मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 50 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच द वायरस इंड्यूसेस द होस्ट सेल टू अंडरगो द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखो कि जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है ना, तो उसे जो है वो एपोप्टोसिस कहते हैं, और अनप्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सेल उसे नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोग्राम्ड सेल डेथ की बात की है उसने, तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। 51 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेल इन द बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर हमारे पास चाहे वो एक हेड होता है, एक नेक होती है, एक टेल होती है। तो टेल का फंक्शन ये होता है टू इंजेक्ट द जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल।
ठीक है, होस्ट सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करने के लिए जो है वो टेल काम आती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 52 में कहता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है आरएनए को डीएनए में। ठीक है, वैसे ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए बन रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो डीएनए बन रहा होता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 53 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को जो है हेपेटाइटिस कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 54 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वे टू प्रिवेंट द HIV ट्रांसमिशन। ठीक है, HIV की ट्रांसमिशन को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए हम लोग इन सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। 55 में कहते हैं कि 28-year-old मैन हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद एड्स। ठीक है, ही वांट्स टू नो द नेम ऑफ द वायरस दैट कॉज एड्स। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ वायरस दैट कॉज एड्स। ठीक है, तो एड्स जो है वो HIV वायरस जो है वो कॉज करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 56 में कहता है कि 35-year-old woman हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद द हेपेटाइटिस ए। ठीक है, शी वांट्स टू नो द कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है मोस्टली ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से जो है वो ट्रांसमिट होता है, या उसकी वजह से जो है वो ये बीमारी होती है। ठीक है, कंडीशन होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोगों को पता हो कि अब हेपेटाइटिस बी जो है वो उसकी काज क्या है और हेपेटाइटिस सी की काज क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 57 में कहता है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स जनरली हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन कॉमन। तो देखो हमारे पास राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। ठीक है, प्रो में हमारे पास वो 70S होता है और यू में जो है वो 80S होता है, लेकिन होता दोनों में है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 58 में कहता है कि वाटर सैंपल फ्रॉम अ हॉट थर्मल वेंट कंटेन्ड अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दैट हैड अ सेल वॉल बट लैक्ड अ न्यूक्लियस। सो व्हाट इज इट्स मोस्ट लाइकली द क्लासिफिकेशन। तो देखो हमारे पास जो आर्चीज होती है ना, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वो पहली बात तो ये कि वो हार्ड थर्मल इन्वायरमेंट में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि उनमें जो है वो सेल वॉल नहीं होती लेकिन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आर्ची की बात हो रही है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 59 में कहता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला। तो फ्लैजेला जो है वो बेसिकली बैक्टीरियल मूवमेंट में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन ए टू हेल्प द बैक्टीरिया मूव। ठीक है, उसको मूव करवाने में जो है वो फ्लैजेला हेल्प करता है। 60 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस। तो पेप्टाइडोग्लाइकेंस जो है वो ये मीजोसोम्स जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 61 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अब यहाँ पे जो है वो ग्राम नेगेटिव कोका है। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया ही है। तो हमारे पास जो नाइसेरिया है ना, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव है। बाकी यहाँ पे स्ट्रेप्टो कोकस है, स्टेफाइलोकोकस है या बेसिलस है, ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 62 में कहते हैं द पोर्शन ऑफ द ग्रोथ कर्व वेयर द रैपिड ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज ऑब्जर्व। तो हमारे पास रैपिड ग्रोथ जो है बेसिकली लॉग फेज में या लोगरिथमिक फेज में होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोग मुझे बताओ कि ये जो डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं ये कौन से फेज़ में अपीयर होते हैं, लॉग में होते हैं, लैग में होते हैं, डिक्लाइन फेज़ में होते हैं, या कौन से फेज़ में होते हैं। नेक्स्ट 63 में कहते हैं द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 64 में कहते हैं कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया इन्वॉल्व। तो कॉन्जुगेशन में हमारे पास क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर होती है डीएनए की। ठीक है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 65 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैक्टीरियल डिजीज़। अब यहाँ पे हमारे पास नेम से इंडिकेट कर रहा है HIV। ठीक है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, बाकी ट्यूबरक्लोसिस, साइफिलिस, कोलेरा हमारे पास ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। सिर्फ HIV जो है वो यहाँ पे वायरल है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 66 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द निमोनिया। तो निमोनिया बेसिकली हमारे पास ये जितने भी बैक्टीरियाज मैंशनड हैं ये सारे निमोनिया काज करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 67 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द साइफिलिस। तो साइफिलिस जो है बेसिकली ये ट्रिपोनोमा पैलिडम जो है वो काज करता है साइफिलिस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 68 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज़ अ थर्मोफिलिक एंड ग्रोज ऑप्टिमली एट हाई टेम्परेचर। तो हमारे पास जो थर्मस एक्वाटिकस है, ठीक है, ये बहुत हाई जो है वो टेम्परेचर पे जो है वो सर्वाइव कर सकता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी जो हमारे पास क्यों है सेडोमोनास, बेसिलाई और इकोलाई, ये हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, और ये थर्मस एक्वाटिका ये नेम से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, थर्मस। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी केमिस्ट्री पोर्शन को। तो इसमें हमारे पास MCQ नंबर 69 है। कहता है कि विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास है वो लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 70 में कहता है कि मैस ऑफ 10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन में जो है वो 16 MUs होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप क्वेश्चन में जो है वो उसने 10 का पूछा हुआ है, तो आप लोग इन 16 को जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास 160 आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 71 में कहता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 MU, सो इट्स स्मॉलर मास। तो देखो अगर मॉलिक्यूलर मास जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो 32 MU है, तो जस्ट सिंपल आप लोगों ने इसी 32 MU को जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट भी नहीं करना, बस इसी के साथ AMU को हटा के G लिख लेना है। ठीक है, जो कि आप लोगों के पास ऑप्शन सी बन रहा है। नेक्स्ट 72 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ रिएक्शन बेस्ड ऑन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है ना, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट पर बेस्ड करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 73 में कहता है कि if 2 moles of the A reacts with the 1 mole of B to form AB and 4 mole of A and 2 mole of B are present, so which reagent is limiting। तो आप लोग देख सकते हो कि लाइक हमारे पास जो है वो B के मोल्स कम है, तो हमारे पास B जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 74 में कहता है कि इन द रिएक्शन 4P + 5Q दैट गिव्स अस 2R। ठीक है, अब यहाँ पे उसने आप लोगों को एक जनरल इक्वेशन दी हुई है। उसके बाद उसने आप लोगों को जो है वो कहता है कि 16 मोल्स ऑफ P एंड 10 मोल्स ऑफ Q आर प्रेजेंट, सो विच रिएजेंट इज इन एक्सेस एंड बाय हाउ मच। अब उसने आप लोगों को एक जनरल इक्वेशन दी है, उसके बाद आप लोगों को कुछ मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है, P के भी और Q के भी, और आप लोगों से कहता है कि आप लोग बताओ कि कौन सा रिएजेंट जो है वो एक्सेस में है, मतलब ज़्यादा है, और वो कितना ज़्यादा है या कितना फालतू पड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो हमारे पास इक्वेशन में हमारे पास चाहे वो P के लिए 4 मोल्स चाहिए और Q के लिए चाहे वो 5 चाहिए। तो आप लोगों के पास गिवन कितने कितने हैं, 16 और 10, मतलब एक रिएक्शन तो आप लोग आराम से करवा सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा रिएक्शन भी आप लोग आराम से करवा सकते हो। जब आप लोग दूसरा रिएक्शन कराओगे, ये जो 10 मोल ऑफ Q है ये तो कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 2 रिएक्शंस करवाए हैं और हमारे पास चाहे वो दोनों में अगर 5 यूज़ करें तो 10 तो मतलब ईजिली कंज्यूम हो जाएंगे। दिस मीन्स दैट दिस 10 इज़, या हमारे पास ये जो Q है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि अब ये तीसरा रिएक्शन नहीं होने दे रहा। ठीक है, जबकि हमारे पास जो है वो P के हमारे पास अभी भी जो है वो कितने मोल्स बचे हुए हैं, 8 मोल्स अभी भी बचे हुए हैं, मतलब 8 मोल्स जो है वो एक्सेस में है। ठीक है, और यहाँ से हमें यही पता चल गया कि हमारे पास P जो है वो एक्सेस रिएजेंट है, और कितना एक्सेस है, कितना हमारे पास वो फालतू पड़ा हुआ है, 8 मोल्स। सो अगर आप लोग ऑप्शन सी को देखो, P इज़ एन एक्सेस बाय 8 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट 75 में कहता है कि विच वन रिप्रेजेंट्स मोल। तो ये सारे हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है ये मोल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट। नेक्स्ट 76 में कहता है कि परसेंटेज ऑफ यील्ड। तो परसेंटेज ऑफ यील्ड में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल यील्ड को जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड के साथ डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब ये आगे कुछ MCQs जो है वो मिस्टेकनली जो है वो रिपीट हुए हैं, 77, 78, 79 और ये 80। ठीक है, ये MCQs जो है वो रिपीट हुए हैं, तो इनको आप लोग स्किप करें। नेक्स्ट है जी 81 में कहता है द लेटर्स एस पी डी एंड एफ आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट विच क्वांटम नंबर। तो एस पी डी एंड एफ जो है वो बेसिकली ये एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 82 में कहते हैं कि कलर ऑफ फ्लोरेंस प्रोड्यूस बाय द कैथोड रेज डिपेंड्स अपॉन। तो बेसिकली वो ग्लास की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हम लोगों ने जो है वो क्विक रिवीजन सीरीज़ में भी ये MCQ जो है वो वहाँ पे भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट 83 में कहते हैं कि सोडियम 11 हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सोडियम देखो इसमें हमारे पास अब 11 होते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग देख सकते हो। नियॉन की हमारे पास 10 होती है। ठीक है, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पहले 10 तो हमारे पास उसने उनकी जगह नियॉन लिख लिया है। ठीक है, और फिर पीछे हमारे पास जो है वो एक बच गया सोडियम का, तो उसके लिए हम लोगों ने 2s1 लिख लिया। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जो है वो प्रैक्टिस कर लो। इसमें से MCQ जो है वो 1-2 MCQ जो है वो लाजमी आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 84 में कहते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n=5 टू n=2 हैविंग वेव नंबर इक्वल्स टू। ठीक है, उसने आप लोगों को वेव नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास चाहे वो n=5 से जो है वो जंप करता है n2 पे, तो कहता है कि इन विच स्पेक्ट्रल सीरीज़ विल इट फॉल। तो आप लोगों को जो क्विक रिवीजन सीरीज़ थी उसमें मैंने एक टेबल बना के बताया था। ठीक है, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज़ का। ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास ये जो डिफरेंट सीरीज़ हैं इसमें n की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो हमारे पास n=2 जो है वो मिनिमम वैल्यू थी किसमें, बाल्मर सीरीज़ में। ठीक है, तो हमारे पास ये n=5 मतलब 5 और 5 किस में थी, पी फंड में। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी फंड सीरीज़ से जंप करके बाल्मर सीरीज़ में आ रहा है। ठीक है,
ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी तो आप लोग वो सीरीज़ देखो, उसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और आप लोग उस टेबल को देखोगे तो इजीली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। अब जिन लोगों ने वो सीरीज़ देखी है उनको तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी तो वो सीरीज़ को जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट 85 में कहते हैं द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ एट डिस्टेंस ऑफ। तो डिस्टेंस कितना होता है मैक्सिमम 0.53 नैनोमीटर होता है, ठीक है, मिलीमीटर नहीं होता। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 86 में कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली इज़ द स्टेटमेंट ऑफ। तो बेसिकली हमारे पास ये हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो है वो स्टेटमेंट है कि लाइक हम लोग जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, एट अ टाइम। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ी है, केमिस्ट्री में भी पढ़ी है। नेक्स्ट 87 में कहते हैं द एम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, कहते हैं डिस्क्राइब्स द डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को जो है वो डिटरमाइन करता है या एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 88 में कहता है कि व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है तो ये तो फिर क्या होता है। तो ये MCQ भी हम लोगों ने जो है वो क्विक रिवीजन सीरीज़ में जो है वो डिस्कस किया था। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखो कि जब हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एन वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास जो है वो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 89 में कहते हैं कि इफ़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बिकम्स हाफ 1/2, ठीक है, सो द करस्पॉन्डिंग वेव नंबर बिकम्स। तो मैंने आप लोगों से पहले कहा था ये चीज़ भी हम लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज़ में जो है वो डिस्कस की थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि वेव नंबर का जो है वो वेव लेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है, मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और हमारे पास जो चार्ज है उसकी पावर 4 के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग चार्ज को हाफ कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज इन द इलेक्ट्रॉन बिकम हाफ। तो आप लोग जस्ट सिंपल कर क्या करोगे कि 1/2 का जो है वो पावर 4 लोगे तो हमारे पास ये 1/16 बनता है। दिस मीन्स दैट हमारे पास जो वेव, अगर हम लोग जो है वो चार्ज को हाफ करें तो वेव नंबर जो है वो 16 टाइम्स डिक्रीज़ होगा, ठीक है। ये चीज़ भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस की थी। आप लोग कह रहे होगे कि यार हर MCQ के बाद ये क्यों कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ें क्विक रिवीजन सीरीज़ में डिस्कस की थी। तो वाकई में हम लोगों ने ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की थी। अगर आप लोगों की अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप लोग वो जाके देख सकते हो। आई थिंक 25-30 मिनट की वीडियो है, तो ईजिली आप अपने चैप्टर के मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कवर कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट 90 में कहता है कि एंगुलर नोड्स ऑफ पी ऑर्बिटल। तो हमारे पास आप लोग हमेशा याद रखो कि हमारे पास एस में हमारे पास एंगुलर नोड्स 0 होते हैं, पी में 1 होते हैं, डी में हमारे पास 2 होते हैं और एफ में जो है वो 3 होते हैं। अब उसने बात की है पी की, तो हमारे पास पी में कितने होते हैं एंगुलर नोड्स? 1। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 91 में कहते हैं कि चूज़ करेक्ट अबाउट ऑक्यूपाइंग स्पेस। तो हमारे पास जो लॉन पेयर रिपल्शंस होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम स्पेस जो है वो बॉन्ड पेयर जो है वो ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। सो इसके मुताबिक अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इसमें ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट 92 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंगुलर स्ट्रक्चर। तो देखो हमारे पास SnCl2 होता है, इसमें Sn ऊपर आ जाता है, Cl जो है वो नीचे आ जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ उल्टा अगर V शेप हम लोग ड्रा करें तो उस तरह से इसकी शेप होती है, ठीक है, उसको हम लोग एंगुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि लाइक आप लोगों ने वेस्पर थ्योरी में एक टेबल है उसको लाजमी याद करना है, तो ये MCQ जो है वो उसी में से आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो SnCl2 है उसकी जो है वो एंगुलर स्ट्रक्चर होती है। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताओ कि BeCl2 का कैसी स्ट्रक्चर होती है, BF3 की कैसी होती है और CH4 की कैसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट 93 में कहते हैं कि ऑक्सीजन हैज़ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू। तो पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने जो है वो एक्सप्लेन किया था, ठीक है, MOT ने। सो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहाँ पे बी मेंशन है लेकिन ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आप लोग इन चीज़ों को करेक्ट करते जाएँ, ठीक है, अपने साथ। 94 में कहते हैं कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बिटवीन टू एटम इज बिटवीन 0.9 to 1.7 देन द बॉन्ड इज। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 0.9 to 1.7 के इन बिटवीन हो तो हमारे पास वो बॉन्ड जो है वो पोलर होगा और उसके साथ कुछ आयोनिक करेक्टर भी होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 95 में कहते हैं द रिलेशन बिटवीन द DY इन SI यूनिट। तो हमारे पास 1 DY किसके इक्वल होता है? 3.34 × 10⁻30 कूलम मीटर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 96 में कहता है कि हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम्स। तो जब भी हमारे पास जो है वो बॉन्ड बनते हैं तो हमारे पास क्या होता है? एनर्जी डिक्रीज़ होती है लेकिन स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये सारी वही चीज़ें जो हम लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज़ में भी जो है वो एक्सप्लेन की हुई थी।
97 में कहते हैं कि विच एटम हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास जो BF3 होता है इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 98 में कहता है कि CCl4 इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज CCl4 जो है वो कहता है कि वाटर में जो है वो सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, वो क्यों सॉल्युबल नहीं है? क्योंकि हमारे पास ये जो CCl4 है ये नॉन पोलर है और वाटर हमारे पास पोलर कंपाउंड है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 99 में कहते हैं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो हमारे पास NH4 में जो है बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद NH3 में होता है और सबसे कम हमारे पास बॉन्ड एंगल जो है वो NH2 में होता है। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों ने उधर पढ़ा था कि लाइक हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड पेयर उतना कम होगा एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे हमारे पास NH4 में हमारे पास लोन पेयर होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसका बॉन्ड एंगल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद NH3 में हमारे पास एक लोन पेयर होता है, NH2 में हमारे पास दो लोन पेयर्स होते हैं। तो इसके मुताबिक हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 100 में कहता है कि पैरामैग्नेटिज्म ऑफ द मॉलिक्यूल इज ड्यू टू। तो पैरामैग्नेटिज्म जो है वो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 101 में कहता है कि 1 पाइस इज इक्वल टू। तो 1 पाइस जो है बेसिकली ये हमारे पास 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के जो है वो इक्वल होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 102 में कहता है कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का हमारे पास यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है, सॉरी न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 103 में कहते हैं कि वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू। तो वो सरफेस टेंशन की वजह से जो है वाटर ड्रॉप स्फेरिकल शेप जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 104 में कहते हैं कि व्हेन सब्सटेंस मूव फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर एक्सेप्ट। तो जब भी हमारे पास एक सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाता है तो उसकी हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सॉलिड में मॉलिक्यूल एक ऑर्डर में होते हैं, लेकिन लिक्विड में हमारे पास उनकी सिमेट्री जो है वो चेंज हो जाती है, वो डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होती, जबकि ऑप्शन ए में उसने डिक्रीज़ का बोला हुआ है। तो ये हमारे पास मतलब सही ऑप्शन है यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन सी में कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीकर। बिल्कुल ये बात ठीक है, हमारे पास सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिक्विड में जो है वो वीक हो जाती हैं। तो ये बात भी ठीक है। ऑप्शन डी में कहता है कि मॉलिक्यूल्स बिकम फर्दर सेपरेटेड। ये बात भी ठीक है। ठीक है, सॉलिड में हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड में थोड़े बहुत सेपरेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ 105 में कहता है कि व्हेन द एटम ऑफ द थर्ड लेयर आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे डायरेक्टली लाई अबव द एटम ऑफ द फर्स्ट लेयर देन दिस अरेंजमेंट कॉल्ड। तो इस तरह की अरेंजमेंट को जो है वो हम लोग ए बी अरेंजमेंट कहते हैं या हेक्सागोनल अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 106 में कहता है कि विच वन इज़ फॉल्स फॉर इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जो है बेसिकली ये एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, ये जो है वो कंटिन्यूस फिनोमेना है, कंटिन्यूसली हो रहा होता है। ठीक है, ये एंडोथर्मिक फिनोमेना है। ठीक है, एक्सोथर्मिक नहीं है, इसमें हीट जो है वो इन्वॉल्व होती है और हमारे पास ये कूलिंग काज करता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, इट इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस नॉट एक्सोथर्मिक। 107 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास जो है वो डाई इथाइल ईथर जो है वो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बाकी वाटर में, इथाइल अल्कोहल में और फिनोल में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 110 में कहते हैं कि टेबल सॉल्ट क्रिस्टलाइजेज विद। तो हमारे पास ये जो टेबल सॉल्ट होता है NaCl, तो इसकी हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 109 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन सॉलिड रिएक्शंस ऑफ गैसेज एंड सॉलिड्स। तो गैसेज जो है वो ये जल्दी रिएक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 110 में कहते हैं कि सल्फर एग्जिस्ट इन टू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। सल्फर की दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होती हैं, नंबर 1 रोम्बिक और नंबर 2 जो है वो मोनोक्लिनिक। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 111 में कहता है कि सॉलिड स्टेट इज डेंसर दैन द लिक्विड स्टेट एंड गैशियस स्टेट। ठीक है, ऑफ द सेम सब्सटेंस, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। तो देखो हमारे पास जो है वो सॉलिड स्टेट की जो है वो डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है, लाइक एक ऐसी चीज़ है लाइक जो सॉलिड है लेकिन उसकी डेंसिटी जो है वो फिर भी कम होती है, तो वो आइस है। ठीक है, देखो आइस की डेंसिटी जो है वो कम होती है, लो होती है, इसलिए तो वो वाटर के सरफेस पे जो है वो फ्लोट करता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 112 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ जनरल सॉलिड। तो हमारे पास ये जो सॉलिड्स होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 113 में कहता है कि इन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। तो हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होती हैं तो उनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है? डायपोल इंटरेक्शन होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 114 में कहते हैं कि डायमंड इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो डायमंड जो है वो ये कोवलेंट सॉलिड है।
ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 115 में कहता है द यूनिट सेल विद ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फ़ा बीटा और गामा का जो एंगल है वो 90 के इक्वल हो, कहता है कि ये कौन से क्रिस्टल सिस्टम को रेफ़र करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम को जो है वो क्रिस्टल सिस्टम को जो है वो रेफ़र कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 116 में कहता है कि द यूनिट सेल विद ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और हमारे पास इसमें अल्फ़ा और गामा का जो एंगल है वो 90 के इक्वल हो, लेकिन जो बीटा का एंगल है वो 90 के इक्वल ना हो, तो ये हमारे पास जो है वो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम को जो है वो रेफ़र कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये मैंने आप लोगों को जो है वो एक टेबल बताया था। ठीक है, उसमें से जो है वो इस तरह के MCQ आते हैं। अब जिन लोगों ने वो क्विक रिवीजन सीरीज़ जो है वो देखी हुई है उनको तो पता है कि मैं किस टेबल की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी तो उनको तो नहीं पता, तो उनको चाहिए कि वो जाके पहले वो वीडियो देखें ताकि उनके मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आई थिंक ये चैप्टर 20 मिनट में आप लोग इजीली रिवाइज कर सकते हो उस वीडियो के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट 117 में कहता है कि नॉन आइडियल गैसेज अप्रोच आइडियल बिहेवियर अंडर। तो हमारे पास जो नॉन आइडियल गैसेज होती हैं वो आइडियली बिहेव कब करती हैं, जब हम लोग जो है वो उनको हाई टेम्परेचर पर रखें लेकिन लो प्रेशर पर रखें। टेम्परेचर को हाई कर दें और प्रेशर को लो कर दें तो हमारे पास नॉन आइडियल गैसेज जो है वो एज एन आइडियल गैस बिहेव करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 118 में कहता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 730 mm प्रेशर 380 ml ऑफ द ड्राई ऑक्सीजन वाज कलेक्टेड इफ़ द टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, दिस मीन्स दैट ये कौन से लॉ की बात कर रहा है, बॉयल्स लॉ की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो कहता है कि व्हाट विल बी द ऑक्सीजन ऑक्यूपाई एट 760 mm प्रेशर। देखो आप लोगों को उसने चाहे वो P1 दिया हुआ है, ठीक है, विच इज़ 730 mm, उसने आपको P2 दिया हुआ है विच इज़ 760 mm, और V1 दिया हुआ है विच इज़ 380 मिलीलीटर, और V2 फाइंड करने का कह रहे हैं। तो आप लोगों के पास जो है वो बॉयल्स लॉ यही कहता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो जस्ट सिंपल आप लोग इस इक्वेशन में से V2 को सेपरेट कर लोगे तो आप लोगों के पास इक्वेशन बनेगी P1 V1 डिवाइड बाई P2। तो आप लोग जस्ट सिंपल जो है वो P1 V1 को मल्टीप्लाई करो और उसको डिवाइड कर लो P2 के साथ, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा 365 ml। आप लोगों ने इसमें किसी भी किस्म के यूनिट को कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि सारे यूनिट्स उसने सेम उस तरह से करके अरेंज करके दिए हुए हैं, तो आप लोग जो है वो इसमें किसी भी किस्म की कन्वर्जन नहीं करोगे। नेक्स्ट 119 में कहते हैं द टर्म विच अकाउंट्स फॉर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन अ वंडर वॉल इक्वेशन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को जो है वो कौन सी टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करती है वंडर वॉल इक्वेशन में, P+A डिवाइड बाई V2। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 120 में कहते हैं कि गैस कैन बी लिक्विफाइड। तो गैस जो है वो उस वक्त जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है जब हम लोग जो है वो उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर देते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 121 में कहता है कि हाउ मच डज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री। तो जब भी हम लोग जो है वो किसी गैस के टेम्परेचर को जो है वो 1 डिग्री इंक्रीज़ करते हैं तो उसके वॉल्यूम पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो 1/273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है, आप लोगों ने बुक में भी पढ़ी होगी, यहाँ पे भी मेंशन है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट 122 में कहता है कि वैल्यू ऑफ द वंडरवाल कांस्टेंट ए। अब वंडरवाल जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें ए जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है और बी जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो है वो उसने 3 गैसेस A B C की जो है आप लोगों को कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस दी हुई हैं। ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ ए दी हुई है विच इज़ 5.6, 3.6 एंड 2.4 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि आप लोग बताओ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईज ऑफ लिक्विफिकेशन विल बी। तो आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो कि हमारे पास अट्रैक्टिव वैल्यू जितनी कम होंगी ना, ठीक है, जितनी स्मॉल होंगी तो उतनी ज़्यादा चांसेस हैं ठीक है लिक्विफिकेशन के, ठीक है, ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन के। अब देखा जाए तो हमारे पास सी की वैल्यू सबसे कम है 2.4, उसके बाद बी की है और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो ए की है विच इज़ 5.6। सो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास सी जो है वो जल्दी लिक्विफाई होगी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट 123 में कहता है कि वन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z इज़ लेस दैन 1। तो जब भी हमारे पास z जो है वो लेस दैन 1 होता है तो हमारे पास जो है वो एज एन कौन सा डेविएशन, वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और जब हमारे पास जो है वो z ग्रेटर दैन 1 होता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन होता है। और अगर z जो है वो 0 के इक्वल हो तो हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल हो या 1 के इक्वल हो, ये आप लोग मुझे कन्फर्म करके कमेंट्स में बताओ कि हमारे पास जो है वो z कितना हो तो हमारे पास वो एज एन आइडियल बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट 124 में कहता है कि यूनिट ऑफ ए इन वंडरवाल इक्वेशन। तो हमारे पास वंडरवाल इक्वेशन में यूनिट ऑफ ए हमारे पास क्या है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर एटीएम। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अब यहाँ से हमारे पास फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें MCQ नंबर 125 में कहता है कि इन एनी मेजरमेंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कौन से होते हैं,
ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो होता है ना, उसे हम लोग जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 126 में कहता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो हमारे पास 1 लाइट ईयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ठीक है। लाइट ईयर जो है वो लेंथ का यूनिट है, तो इसलिए हम लोग मीटर यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 127 में कहता है कि स्टेरेडियन इज़ अ ऐसा यूनिट ऑफ, तो स्टेरेडियन जो है बेसिकली ये सॉलिड एंगल का यूनिट है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 128 में कहता है द यूनिट ऑफ द फोर्स इज डैश एंड द सिंबल इज डैश, व्हाट इज़ द करेक्ट पेयर। तो हमारे पास जो यूनिट होता है उसको हम लोग जो है वो न्यूटन से रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। और उसका जो सिंबल होता है उसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 129 में कहते हैं कि इफ एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल बिकम्स, तो देखो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल जो है वो 2 पाई पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है, और सर्कमफेरेंस जो है वो 2 पाई आर की इक्वल होता है। तो जस्ट सिंपल आप लोग क्या कर, इन दोनों को, एरिया को और सर्कमफेरेंस को एक दूसरे के इक्वल ले लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ आपस में जो है वो कैंसिल होती हैं तो उनको कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये किस तरह से होगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अब पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर बच जाएगा। अब आर स्क्वायर वाला एक आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा दूसरी तरफ वाले आर के साथ, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू 2 बच जाएगा, ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन बी। 130 में कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इन करंट विच इज़ 5% और रेजिस्टेंस का उसने दिया है अनसर्टेनिटी जो कि 7% है। कहते हैं कि देन अनसर्टेनिटी ऑफ द वोल्टेज भी कम, तो हमारे पास देखो वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो हमारे पास जो है वो आई और आर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग अनसर्टेनिटीज़ की बात करें तो अनसर्टेनिटी में हमारे पास क्या रूल होता है कि जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो हम लोग उनको प्लस करते हैं। सो हमारे पास 7 + 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 131 में कहते हैं कि कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ, तो कैंडेला जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 132 में कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट द 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हैव सेम साइंस, तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं एक्स एंड वाई, उनकी वैल्यूज़ उनके साइंस जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास सारे पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में सारे नेगेटिव होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू 133 में कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो फिर कहता है कि इसमें एंगल कितना होगा। तो जस्ट सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वो डॉट प्रोडक्ट के इक्वल ले लेंगे, और हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वो साइन थीटा होता है और डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कॉज ऑफ थीटा होता है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। अब हम लोग जो है वो कॉज को दूसरी तरफ लेकर आएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाय कॉज ऑफ थीटा जो है वो tan ऑफ थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 9th-10th में। और हमारे पास क्या बन जाएगा, tan इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें पता है कि थीटा की वैल्यू जो है वो 45 होती है फॉर tan इज इक्वल टू 1, ठीक है। tan 1 के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एंगल कितना होता है 45, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 134 में कहता है कि 6 न्यूटन फोर्स एक्ट्स एट अ राइट एंगल टू 8 न्यूटन फोर्स देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी, तो इसके लिए हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो जस्ट सिंपल आप लोग के पास F1 भी गिवन है विच इज़ 6 न्यूटन और F2 भी गिवन है विच इज़ 8 न्यूटन। आप लोग इनका स्क्वायर लोगे, इनको प्लस करोगे और उसका अंडर रूट लोगे, तो आप लोगों के पास जो है वो 10 न्यूटन जो है वो आ जाएगा, विच इज़ योर ऑप्शन सी। 135 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन बी एडेड टू गेट जीरो रिजल्टेंट, तो आप लोगों ने जस्ट अब इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, देखो हर ऑप्शन में 3 वैल्यूज़ के बने, आप लोगों ने क्या करना है कि पहली 2 वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कंपेयर करना है थर्ड वैल्यू के साथ, अगर तो वो ग्रेटर हुई तो इसका मतलब ये है कि उसका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो होगा। अगर लेस देन हुई ना थर्ड वैल्यू से, तो इसका मतलब है उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। अब हम लोगों ने जीरो वाली फाइंड करनी है। ऑप्शन ए में आप लोग 7 + 3 10 के इक्वल होता है, अब 10 जो है वो 11 से कम है। अब ऑप्शन बी को देखो, इसमें हमारे पास 4 + 6 जो है वो 10 के इक्वल होता है, और 10 हमारे पास जो है वो 8 से ज़्यादा है। सो दिस मीन्स दैट हमारे पास ये जो ऑप्शन बी है इसका रिजल्टेंट वैक्टर जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये सम नहीं है, SUM वाला सम है, रीजन में जो लिखा हुआ है ना, आप लोग इसको करेक्ट कर लो। नेक्स्ट 136 में कहता है कि अ बस इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड सडनली कहता है कि इट टेक्स अ राइट टर्न, द पैसेंजर आर सीन टू बी थ्रोन टूवर्ड्स द लेफ्ट, कहता है कि वाई इज़ दिस, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो इनर्शिया की मोशन की वजह से होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये आप लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट 137 में कहते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास जो है वो फोर्स के इक्वल होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम के साथ रिलेट किया होगा, तो ये वो उस रिलेशन की बात कर रहा है। 138 में कहते हैं कि एट विच एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, तो हमारे पास जो है वो 45 एंगल पे अब जब हम लोग जो है वो
किसी बॉडी को थ्रो करें तो हमारे पास जो है वो उस प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 139 में कहते हैं द ट्रेजेक्ट्री पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़, तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल जो है बेसिकली वो पैराबोला शेप जो है वो अटेन करता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 140 में कहते हैं कि डिस्टेंस कवर बाय द फ्रीली फॉल बॉडी इन 2 सेकेंड्स विल बी, तो जस्ट सिंपल आप लोगों के पास रिलेशन है एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर, ठीक है। जी तो कॉन्स्टेंट है, टी आप लोगों के पास गिवन है 2 सेकेंड, तो आप लोग जस्ट इसका स्केयर लो और इसको जो है वो सॉल्व करो, तो आप लोगों के पास जो है वो 19.6 मीटर जो है वो आ जाएगा डिस्टेंस। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 141 में कहते हैं कि विच शो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट जो है वो इनके दरमियान रिलेशन हमारे पास किसकी इक्वल होता है, एच इज इक्वल टू जी टी स्केयर डिवाइडेड बाई 8। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 142 में कहता है कि व्हेन द कोलिजन बिटवीन द बॉडीज इन अ सिस्टम इज़ इनइलास्टिक इन नेचर। अब ये इनइलास्टिक कोलिजन की जो है वो बात हो रही है। कहते हैं कि हमारे पास फिर क्या होगा एनर्जीज़ के साथ, तो जब भी हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन होती है ना तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है, लेकिन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास ये दोनों कंजर्व रहती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 143 में कहता है कि ड्यूरिंग अ लॉन्ग जंप द एथलीट रन बिफोर टेकिंग द जंप। कहता है कि जब कोई बंदा जो या कोई एथलीट है या कोई भी बंदा है वो जंप लेता है तो उसके बाद वो थोड़ा रन करता है, ठीक है। जब उसके पाँव ज़मीन से टकराते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा रन करता है, वो उसी जगह पर रुक नहीं जाता। तो कहते हैं ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि हम लोग जो है वो अपने मोमेंटम को जो है वो इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 144 में कहता है कि मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट्स एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन हिंस डिक्रीजिंग। तो ये जो हेलमेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये इम्पल्स को जो है वो डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 145 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ सेम डायमेंशन ऑलवेज। तो हमारे पास जो है वो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है वो सेम होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बाकी ये जो ऑप्शन गिवन है इनकी डिफरेंट डायमेंशन आप लोग ये देख लेना। नेक्स्ट 146 में कहता है कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन पी इज इक्वल टू एम वी होता है, मतलब वो मैथ पर भी डिपेंड करती है और वेलोसिटी पर भी, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बोथ मैथ एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट 147 में कहता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ। तो अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने जो है वो फोर्स पर टिक किया होगा एफ इज इक्वल टू एम ए की वजह से, लेकिन अगर आप लोग बुक में रिलेशन को देखो तो हमारे पास जो है वो बेसिकली रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है और फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 148 में कहता है कि इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज़ बिकम इक्वल्स। तो जब भी हमारे पास बॉडी जो है ना उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 149 में कहता है द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 150 में कहता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें जो है वो डिस्टेंस के बारे में बताता है। और स्लोप हम लोगों ने पिछले एमसीक्यू में बात की स्लोप की, तो स्लोप हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन का बताता है और एरिया जो है ना वो डिस्टेंस का बताता है, ठीक है। अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है। 151 में कहता है कि वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जीरो होगा तो हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम होगा, क्योंकि काज ऑफ जीरो जो है वो 1 की इक्वल होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 152 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द फोर्सेस कैन डू नो वर्क ऑन द पार्टिकल ऑन विच इट एक्ट। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस होती हैं ना तो ये हमारे पास किसी भी किस्म का वर्क नहीं करती। क्यों नहीं करती, इनमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई। MCQ नंबर 153 में कहता है कि बॉडी जिसका मास है 2 किलोग्राम इज़ रेज्ड वर्टिकली थ्रू द 2 मीटर देन द वर्क डन विल बी, ठीक है। तो हमारे पास अब जस्ट सिंपल हम लोग जो है वो इसके लिए रिलेशन यूज़ करेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू MGH, ठीक है। एम आप लोगों के पास गिवन है 2 किलोग्राम, जी आप लोगों के पास कांस्टेंट है और हाइट भी गिवन है 2 मीटर। तो जस्ट सिंपल आप लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोगों के पास जो है वो 39.22 जो है वो आंसर आएगा, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ में 154 में कहता है कि एन एलिवेटर वेटिंग 3.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन इज रेट टू द हाइट ऑफ 1000 मीटर, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन देन द वर्क डन विल बी। तो जस्ट सिंपल वर्क डन का हमारे पास फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, आप लोग जस्ट सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 3.5 इंटू 10 की पावर -3 जूल्स,
ठीक है, विच इज ऑप्शन डी। जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करके बता नहीं सकता, खुद करो ना यार। 155 में कहते हैं द रिलेशन बिटवीन द हॉर्स पावर एंड वाट। तो हमारे पास जो 1 हॉर्स पावर होता है ना वो 746 वाट्स के इक्वल होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 159 में कहते हैं द स्लोप ऑफ द वर्क टाइम ग्राफ। तो हमारे पास जो वर्क टाइम ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो पावर के बारे में बताता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 157 में कहते हैं कि इफ द वेलोसिटी इज़ डबल्ड। तो हमारे पास जब वेलोसिटी को हम लोग डबल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मोमेंटम जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा और किनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम इंक्रीज़ होगी। क्योंकि देखो हमारे पास किनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है और मोमेंटम का क्या रिलेशन है। देखो मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी, दिस मीन्स दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। मोमेंटम इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो मोमेंटम जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा। और किनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², मतलब किनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सो दिस मीन्स दैट अगर हम लोग वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो किनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगी, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 158 में कहता है कि 1 मेगावाट हावर इज़ इक्वल टू, तो 1 मेगावाट हावर जो है वो किसकी इक्वल होता है, 36 इंटू 10 की पावर 8 जूल के, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आप लोग बोल रहे हो कि बहुत जो है वो मतलब तेज़ी के साथ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। रीज़न ये है कि हमारा पर्पज़ ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, ताकि शॉर्ट सी वीडियो आप लोग सब लोग आसानी से उसको देख लो, ठीक है। सो दैट इज़ वाई 159 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंजर्वेटिव फील्ड। आप लोगों की बुक में जो है वो साइड पे कुछ कंजर्वेटिव फील्ड्स और कुछ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स मेंशन होगी, ठीक है, ये वर्क वाले चैप्टर में, तो आप लोगों ने वो देखनी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है वो MCQ आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन जो है वो ये कंजर्वेटिव फील्ड है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं। नेक्स्ट 160 में कहते हैं द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वाट बल्ब इन 2 सेकंड। तो जस्ट सिंपल आप लोग जो है वो एनर्जी कंजम्पशन के लिए जो है वो पावर को जो है वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास जो है वो कंजम्पशन आ जाएगी, ठीक है, एनर्जी की। तो जस्ट सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है, 120 जूल, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 161 में कहते हैं द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 11 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 162 में कहते हैं द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क डन करती है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 163 में कहते हैं द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 164 में कहते हैं कि प्रोपल्जन फोर्स ऑफ द रॉकेट इज़। तो हमारे पास ये जो प्रोपल्जन फोर्स होती है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 165 में कहते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसकी इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है, ठीक है, P इज इक्वल टू एफ वी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 166 में कहते हैं द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हूप इज़ इक्वल टू। तो हमारे पास जो हूप जो है उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 167 में कहते हैं द क्रिटिकल स्पीड ऑफ एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट इज़। तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट की क्रिटिकल स्पीड जो है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 168 में कहते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और 169 में कहता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज़ ऑलवेज। तो जब भी हमारे पास कोई बॉडी जो है वो मूव करती है सर्कल में तो उसकी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 170 में कहते हैं सर्कमफेरेंस सबटेंडेड एट एंगल। तो हमारे पास जो सर्कमफेरेंस होता है ना वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 171 में कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज ड्रिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ द स्ट्रिंग देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय। तो जब हम लोग जो है वो किसी बॉडी को जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर घुमाते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग के साथ बांध के, ठीक है, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इट इज़ सप्लाइड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सप्लाई करती है, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास वो जो भी बॉडी है वो सर्कल में मूव करती है, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 172 में कहते हैं कि स्टोन इज ड्रिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द हाईएस्ट पोजीशन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। कहते हैं कि अब एक बॉडी है, ठीक है, उसको हम लोगों ने जो है वो रस्सी के साथ बांधा हुआ है, उसको हम लोग जो है वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि उसके जो हाईएस्ट पोजीशन होगी तो उस पर जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो किसकी इक्वल होगी, इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी टेंशन जो है वो स्टोन के वेट के इक्वल हो जाएगी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
173 में कहता है कि इन केस ऑफ द प्लैनेट्स द नेसेसिटी एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय। तो प्लैनेट्स के केस में हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन होती है ये कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 174 में कहता है कि बॉडी कैन हैव द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट्स फॉलो अ। तो हमारे पास एक बॉडी जो है वो जब भी रेक्टिलिनियर पाथ जो है वो फॉलो करती है तो उसकी जो है वो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 175 में कहता है कि बॉडी मूविंग along the circumference of the circle completes 2 revolution। ठीक है, if the radius of the circular path is r, the ratio of the displacement to the curved path will be। तो जस्ट सिंपल हमारे पास देखो एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है सर्कल में। ठीक है, कहते हैं कि उसने 2 रोटेशंस कंप्लीट की हैं और उसका रेडियस कहता है कि अगर r हो, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो हमें पता है कि हमारे पास किसी भी क्लोज्ड सरफेस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होती है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 176 में कहता है कि व्हाट इज़ द आउटवर्ड फोर्स। तो पहले हम लोग आउटवर्ड फोर्स को समझ लेते हैं। देखो हमारे पास 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, एक इनवर्ड फोर्स होती है और दूसरी आउटवर्ड फोर्स होती है। ठीक है, इनवर्ड फोर्स को हम लोग जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी को कंपेल करती है कि वो सर्कल में मूव करे। और जो आउटवर्ड फोर्स होती है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो कि बॉडी को कंपेल करती है कि वो सर्कल के बाहर मूव करे। ठीक है, अवे फ्रॉम द सर्कल मूव करे। तो हम लोगों ने जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। गिवन हमारे पास जो है मैस है 10 किलोग्राम्स व्हेन रोटेटिंग एट द वन एंड इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग है जो कि, और स्पीड गिवन है 1 मीटर पर सेकंड। तो जस्ट सिंपल आप लोग क्या करोगे, mv² डिवाइड बाई आर को जो है वो यूज़ करोगे तो आप लोगों के पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 न्यूटन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोगों ने जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ इट। नेक्स्ट 177 में कहता है कि इफ़ वी ड्रिल अ स्टोन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द वर्टिकल सर्कल इट इज़ लाइकली टू ब्रेक व्हेन द स्टोन इज़। कहते हैं कि जब हम लोग जो है वो एक स्ट्रिंग एक बॉडी को या स्टोन को जो है वो रस्सी के साथ बांधा और उसको हम लोग जो है वो घुमा रहे हैं गोल गोल, कहते हैं कि किस पॉइंट पे जो है वो चांस है कि वो स्ट्रिंग जो है वो टूट जाए। तो हमारे पास लोएस्ट जो पॉइंट होगा ना उस सर्कल का जिसमें हम लोग उसको मूव कर रहे हैं, तो उसमें चांस है कि वो रस्सी जो है वो टूट जाए, क्योंकि सारी फोर्सेस एट द लोएस्ट पॉइंट उस पे जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, स्ट्रिंग पे। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 178 में कहते हैं कि mass of the weight W is standing on an elevator which is ascending with an acceleration a. The apparent weight of the mass is। तो हमारे पास देखो असेंड कर रही है। ठीक है, एलिवेटर जो है वो असेंड कर रही है, इसके लिए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, mg प्लस ma लिखेंगे। अगर डिसेंड कर रही थी तो हम लोग mg माइनस ma लिखते। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 179 में कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड टू कवर द होल अर्थ। तो हमारे पास जो है वो कितनी सैटेलाइट्स रिक्वायर होती हैं सारी अर्थ को कवर करने के लिए? 3। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 180 में कहते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी इंग्लिश पोर्शन को। तो इसमें हमारे पास MCQ नंबर 181 है। कहता है इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली डैश लास्ट नाइट। तो हम लोग जो है वो सिंस को यूज़ करते हैं विद द पॉइंट इन द टाइम इन द पास्ट। ठीक है, मतलब पास्ट टाइम के लिए हम लोग जो है वो सिंस को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे उसने लास्ट नाइट की बात की है, तो लास्ट नाइट जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और फॉर को हम लोग यूज़ करते हैं टू रेफर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट 182 में कहता है कि आई ईगरली लुक फॉरवर्ड डैश सीइंग यू अगेन, टू सीइंग यू अगेन। ठीक है, टू को हम लोग यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द डेस्टिनेशन और डायरेक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 183 में कहता है कि विच वन इज़ प्रीपोजिशन। अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, बाकी जो ऑप्शन गिवन है लाउडली, सो एंड बी, तो ये हमारे पास प्रीपोजिशंस नहीं है। नेक्स्ट 184 में कहता है कि आई एम टायर्ड फ्रॉम रनिंग। ठीक है, फ्रॉम को हम लोग यूज़ करते हैं टू रेफर टू द प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट्स आर ओरिजिनेट्स। ओरिजिनेट्स जो है वो एंडिंग को कहते हैं। तो अब मतलब वो थक चुका है। ठीक है, मतलब उसकी एंड हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है फ्रॉम यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्रॉम रनिंग। 185 में कहते हैं द मीटिंग इज़ डैश 3 PM। अब देखो 3 PM एक स्पेसिफिक टाइम उसने बताया, तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हम लोग जो है वो एट यूज़ करते हैं। डेट और डे के लिए हम लोग जो है वो ऑन यूज़ करते हैं। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग जो है वो इन यूज़ करते हैं। और डेडलाइन या फ्रेम लाइन्स के लिए हम लोग जो है वो बाय यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों से कहता है कि असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट ये है, तो फिर उस वक्त आप लोग बाय यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 186। कहता है द न्यू पॉलिसी हैज़ बिन मेट डैश स्केप्टिसिज्म बाय मैनी एक्सपर्ट्स। ठीक है, विद स्केप्टिसिज्म बाय मैनी एक्सपर्ट। ठीक है, विद को हम लोग यूज़ करते हैं टू कनेक्ट टू थिंग्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 187 में कहता है द कंपनी हैज़ बीन स्ट्रगलिंग डैश फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फॉर अ मंथ।
ठीक है। तो अंडर डिफ़िकल्टीज़, अंडर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ फॉर अ मंथ, ठीक है। अंडर को हम लोग कब यूज़ करते हैं? टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ बिलो और लोअर देन समथिंग एल्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 188 में कहते हैं द आर्टिस्ट यूज़ ऑफ कलर एंड लाइट इज़ रिमार्केबल, ठीक है। ऑफ को हम लोग कब यूज़ करते हैं? टू क्रिएट मोर जनरल रिलेशनशिप्स, ठीक है, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड देयर नाउन्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है जी 189, कहते हैं द टीम हैज़ बीन वर्किंग, अब ये भी हमारे पास जो है वो अंडर अ टाइट, ठीक है, अंडर अ टाइट डेडलाइन टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। अब ये अंडर का यूज़ वही है जो आप लोगों ने पिछले एमसीक्यू में देखा है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 190 में कहते हैं द कंपनी सक्सेस इज लार्जली एट्रीब्यूटेड डैश द एफर्ट्स ऑफ इट्स डेडिकेटेड टीम। तो हमारे पास जो है वो इसमें हम लोग जो है वो बाय यूज़ करेंगे, बाय द एफर्ट ऑफ इट्स डेडिकेटेड टीम। तो बाय को हम लोग कब यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर शोइंग द हाउ और इन वट वे समथिंग इज़ डन, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 191 में कहते हैं द टीम हैज़ बीन वर्किंग डैश अ सोल्यूशन टू कंप्लीट द प्रॉब्लम, टूवर्ड्स अ सोल्यूशन टू कंप्लीट द प्रॉब्लम। अब टूवर्ड हम लोग कब यूज़ करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ समवन और समथिंग और क्लोज टू लोकेशन और टाइम, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 192 कहता है कि डैश रिसर्च इनटू द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड। तो इसमें हमारे पास ये जो रिसर्च वर्ड यूज़ हुआ है ये अनकाउंटेबल नाउन है। सो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग किसी भी किस्म का आर्टिकल यूज़ नहीं करते। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 193 में कहते हैं द कंपनी इज़ लॉन्चिंग डैश न्यू प्रोडक्ट लाइन नेक्स्ट क्वार्टर। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक चीज़ के साथ हम लोग क्या क्या कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? द, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 194 में कहते हैं कि डैश मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। तो अब हमारे पास ये जो मेजोरिटी है ये एक स्पेसिफिक नाउन है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ भी जो है वो द आर्टिकल यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 195 में कहते हैं द न्यू एम्प्लॉइज इज डैश एक्सपर्ट इन हर फील्ड। तो अब ये जो हमारे पास एक्सपर्ट है ना ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। और नॉन स्पेसिफिक के लिए हम लोग आ यूज़ करते हैं या एन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन ए तो लिखा हुआ है लेकिन ऑप्शन ए जो है वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो एक्सपर्ट है ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 196 में कहते हैं द कंपनी इज़ लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट एक स्पेसिफिक कंट्री है तो इसके लिए हम लोग जो है वो द यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 197 में कहता है कि डैश इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो अब इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए भी ये हम लोग जो है वो इसके साथ किसी भी किस्म का आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 198 में कहता है कि डैश फिजिक्स इज़ अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। तो फिजिक्स भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग काउंट तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग इसके साथ भी किसी भी किस्म का आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 199 में कहते हैं कि डैश वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। तो वाटर भी अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ भी हम लोग किसी भी किस्म का आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 200 में कहते हैं कि डैश म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो म्यूज़िक इटसेल्फ जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी हम लोग किसी भी किस्म का आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ये तो आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। एट द एंड यही बोलूँगा कि आप लोगों ने जो है वो कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इस टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स की हैं उनको जो है वो दोबारा रिपीट नहीं करना। उन मिस्टेक को अपने पास आप लोग नोट कर लो, ताकि इसके बाद जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे ना तो इसमें से कुछ चीज़ें फिर रिपीट होती हैं। अगर कुछ चीज़ें रिपीट ना हो तो कुछ कंसेप्ट रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन मिस्टेक्स को दोबारा नहीं करना। अगर आप लोग ऐसा कर लेते हो तो आपके जो टेस्ट सॉल्व करने का मकसद है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।